हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। यहाँ के ऊपर किसी जो लोग यहाँ के ऊपर आ रहे थे नामांकन करने के लिए उपचुनाव लोकसभा में, उनको बाहर से उठा लिया गया था, उनको नामांकन नहीं करने दिया गया था। जिला पंचायत का चुनाव हो, विधान तो हमको उठाकर जेल भेज दिया गया था। ये भूल गया प्रशासन कि सुब्रत पाठक बाहर रहेगा तो जिला पंचायत अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी को बनेगा। रात में 2:30 बजे मेरे घर के ऊपर 600 से भी अधिक पुलिस वाले पहुंचे। जिस कमरे में मेरी पत्नी सोती है, 2:30 बजे रात में इंस्पेक्टर कन्नौज उस समय के ऊपर उस कमरे के भीतर गया। ये सब किया गया था। समाजवादी पार्टी वो पार्टी कहती है, लोकतंत्र के डकैत कहते हैं, लोकतंत्र की हत्या हुई है। इन्होंने क्या 2014 के लोकसभा के चुनाव में किया, हम भूल गए क्या? ये कन्नौज की जनता ने नहीं देखा कि मीडिया ने नहीं देखा कि? एक मिनट शेखर भाई, मैं एक बात कहना केवल कहूंगा, हमारे जो प्राचार्य जी हैं, मैं एक बात उनसे पूछना चाहता हूं कि प्राचार्य जी, जैसे आप कुर्सी पर हैं, कोई लड़का शिकायत लेकर आया कि साहब जो है वो हमें बहुत परेशान मार रहा है, आप कहेंगे क्लास टीचर के पास जाओ, हम वो देखेंगे। क्लास टीचर के पास वो गया, उसने कहा अरे जाओ विषय अध्यापक के पास चले जाओ, यहाँ चले आते हो। और जब वो विषय अध्यापक के पास गया तो वो और जब उसने कहा अरे जाओ अपने माँ बाप से कहो जाके यार यहाँ तुम चले आए लड़ाई लेके, वही यहाँ पर हो रहा है कि जो जिस कुर्सी पर बैठा है वो अपने को आगे बढ़ाए चला जा रहा है, कोई कुछ करने ही नहीं चाह रहा, अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा, वो कह रहा हो कैसे कहा जाएगा। शेखर जी एक सेंटेंस, एक बात मैं कहूंगा। शेखर जी केवल एक वाक्य अगर आप लोग इजाजत दे दें। मोहे आई तनिक न लाज, मैं इतना झूम के नाची आज कि घुंघरू टूट गए। मोहे आई तनिक न लाज। बस अब जैसे भाजपा के प्रवक्ता जी हमारे गुरुजी ने कहा है कि चुनाव आयोग कराता है, तो चुनाव आयोग क्या भारतीय जनता पार्टी के टाइम चुनाव करा रहा है? समाजवादी पार्टी के टाइम चुनाव क्या समाजवादी पार्टी करा रही थी? जो आपके सुब्रत पाठक जी का बयान है, उन्होंने कहा है कि नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे हैं और ये समय है बिग बुलेटिन का। बिग बुलेटिन में विषय पर चले हैं। इससे पहले पैनल में शामिल मेहमानों से परिचय करा दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर मुकेश सिंह हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, डीएन कॉलेज के प्राचार्य हैं, भाजपा का पक्ष रखेंगे। और विकास पांडे भाजपा के नगर अध्यक्ष हैं, ये भाजपा का पक्ष रखेंगे। समाजवादी पार्टी से अनिल मिश्रा हैं, मीडिया विभाग के चेयरमैन हैं। और अनिल गंगवार जी पार्टी के वरिष्ठ नेता है, सभा का दायित्व है इनके पास। कांग्रेस सोम तिवारी वो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। खालिद उस्मानी ये अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष हैं। तो ये है आज की इस डिबेट के लिए। हम लोग जिला पंचायत चुनाव करवा चुके हैं, लड़वा चुके हैं और अच्छी तरह से चर्चाएं भी की विभिन्न एंगल पर। अब ब्लॉक प्रमुख चुनाव की बारी है। ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए कल नामांकन है और भारतीय जनता पार्टी ने 7 में से 5 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। जो दृश्य देखने को मिले हैं आज विभिन्न ब्लॉक, आज नामांकन पत्रों की बिक्री का दूसरा दिन था। आज जो दृश्य देखने को मिले हैं विभिन्न ब्लॉकों में वो बड़े अजीबोगरीब है। हालांकि अभी हम देख रहे थे सुब्रत पाठक जी का बयान, भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री हैं, सांसद हैं। सुब्रत पाठक ने कहा है कि समाजवादी पार्टी अपने दिन भूल गई, लोकतंत्र की हत्यारी है समाजवादी पार्टी, और जो कुछ कर रहे हैं वो अपने वो उससे कम है जो समाजवादी पार्टी ने किया। लोकतंत्र की हत्यारी है समाजवादी पार्टी, ये सुब्रत पाठक ने बयान दिया है कन्नौज में। और तमाम सी घटनाओं का जिक्र किया है कि किस तरह से नामांकन नहीं करने दिया गया था लोकसभा चुनाव में, किस तरह से पुलिस ने उनके घर पर छापा मारा, किस तरह से पुलिस उनके घर में घुसी। ये तमाम सी घटनाओं का उन्होंने जिक्र किया है विस्तार से और कहा है कि समाजवादी पार्टी लोकतंत्र की हत्यारी। तो आज घटनाक्रम रहे हैं। मोहम्मदाबाद में नामांकन पत्र कम पड़ गए, वहाँ 6 नामांकन पत्र बिक चुके थे। उसके बाद में 9 नामांकन पत्रों की डिमांड हुई। नामांकन पत्र ब्लॉक कार्यालय जो चुनाव अधिकारी हैं वो पूजा नहीं पाए, नामांकन पत्रों की कमी पड़ गई वहां पर। बाद में 9 की जगह फिर 8
नामांकन पत्र जो उपलब्ध थे उनसे काम चलाया गया। और कुल मिलाकर के स्थिति ये रही कि अव्यवस्था रही मोमदाबाद खंड विकास कार्यालय पर। बलपुर ब्लॉक में यहाँ एक दल विशेष का कब्जा रहा इस पूरे कार्यालय पर। जो कर्मचारी तैनात किया गया था नामांकन पत्रों की बिक्री के लिए, वो 2 बजे से गायब था अपनी सीट से। जो प्रभारी बीडीओ है भारत प्रसाद, उन्होंने अपना मोबाइल बंद कर लिया और किसी से बात नहीं कर पा रहे थे। और ब्लॉक कार्यालय से गांव के उन्हें चुनाव अधिकारी की हैसियत से बैठना भी था, वहां से वो गायब। समाजवादी पार्टी के समर्थक 2 सदस्य नामांकन पत्र खरीदना चाहते थे और 2:30 बजे से लेकर के 5 बजे तक वो वहां टहलते रहे, प्रतीक्षा करते रहे और ना तो कर्मचारी आया ना वीडियो आया। उसके बाद में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए खंड ब्लॉक कार्यालय पर। वहां पर धरना देना शुरू कर दिया। इतनी हम लोगों ने बहुत चुनाव कवर किए हैं, पंचायत के चुनाव भी बहुत कवर किए हैं, पंचायत के चुनाव भी, लेकिन ऐसी स्थिति पहली बार आई जहां नामांकन की बिक्री पर ही ताले लगे। तीसरी चीज यह है कि 5 उम्मीदवारों की सूची जारी हुई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और जो बड़े बड़े वादे किए गए थे चुनाव होने से पहले, पंचायत चुनाव शुरू होने से पहले, यहाँ महामंत्री प्रियंका रावत आई थी, यहाँ अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह आए थे, यहाँ प्रभारी मंत्री बिहारी वर्मा आए थे, यहाँ जो संगठन के मंत्री संगठन के प्रभारी हैं निषाद जी, वो आए थे। और बड़े बड़े वादे किए गए थे कि नेताओं के परिजनों को टिकट नहीं दी जाएगी। इसके बाद में जब बुरी तरह से पार्टी जिला पंचायत चुनाव हारी और लोगों ने ये आरोप लगाए और ये कहा कि ये भूल थी पार्टी की, जो नेताओं के परिजनों को टिकट नहीं दी गई, खासतौर से सांसद जी के परिजनों को, सांसद जी के समर्थकों को टिकट ना देने पर दिनेश कटियार जो संयोजक थे पंचायत के, उन्होंने भी रेखांकित किया था, उन्होंने अमली उठाई थी। और उसके बाद में शायद पार्टी ने वो गलती इस बार सुधार ली है। इस बार शमशाबाद से उनके सांसद जी के एक प्रबल समर्थक, और हम बताया तो ये गया कि उनके कभी गनर रहे, प्राइवेट गनर, जब वो जिला पंचायत के अध्यक्ष होते थे, उनकी पत्नी को जिला पंचायत का उम्मीदवार बनाया गया है। कमालगंज की बात करें तो कमालगंज में भारतीय जनता पार्टी के जो महामंत्री हैं नाराज थे इसलिए कि पंचायत का उम्मीदवार नहीं बनाया गया था। उनके लिए गलती पार्टी ने सुधार ली है और उनकी भाभी को उम्मीदवार बना दिया है। इसके बाद में बात करें कायमगंज की, कायमगंज में भी जो भाजपा की उपाध्यक्ष है, उनके देवर की पत्नी को चुनाव लड़ा रही है भारतीय जनता पार्टी। तो ये तमाम से उदाहरण है जो पार्टी ने जो क्राइटेरिया तय किया था, जो मानक तय किए थे, उससे अलग होकर जा रही है। और मीडिया का काम भी वहीं से शुरू होता है जहां कुछ अलग हो और कहने कथनी और कथनी में कुछ अंतर हो, पुराने बयानों में फर्क हो, मीडिया का काम वहीं से शुरू होता है। अब हमारी पार्टियां जो है, समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है, वे इस बयान को किस लेती है, ये अभी देखने को मिलेगा आधे घंटे में। लेकिन स्थिति ये है कि जो बयान जो मानक तय किए गए थे पंचायत चुनाव के लिए, मानकों से जब पार्टी को नुकसान हुआ तो वो पार्टी, तो ये घटनाक्रम है आज का। और ये घटनाक्रम तब है जब कल नामांकन है, इसके नामांकन है ब्लॉक प्रमुखों के, और बिक्री पर कितना होता है, खासतौर से बलपुर ब्लॉक में और मोहम्मदाबाद ब्लॉक में। तो ये स्थिति पूरी तरह से देखने को मिली है। हम चाहेंगे कि आप लोग की अपने अपने नजरिए से देखें, पत्रकार अपनी है, जब कुछ अलग होता है, आप लोग भी जब कुछ अलग कहते हैं और करते कुछ अलग है, तब खबर वहां से शुरू होती है। तो स्थिति हमने देखी बलपुर ब्लॉक की, बिल्कुल लावारिस था बलपुर ब्लॉक में, कार्यालय पड़ा रहा। आज सारी वीडियो है वो गायब थे, कर्मचारी गायब था और वहां एक दल विशेष के कार्यकर्ताओं का कब्जा, ये पहली बार देखा। और वहां कोई जब चुनाव चल रहे हो, चुनाव के दौरान वीडियो वहां से गायब है,
तो इसके बाद में क्या स्थिति होगी, कल क्या स्थिति होगी, 10 तारीख को क्या स्थिति होगी, ये सब देखने वाली बात होगी। तो ठीक है, इस पर चर्चा हम लोग शुरू कर रहे हैं। 12 तारीख आ गई है, 12 तारीख को शपथ ग्रहण है जिला पंचायत के नए अध्यक्ष का और जो नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख होंगे उनका। 12 तारीख को ये शपथ ग्रहण के साथ ही जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है उसके चुनाव की प्रक्रिया पूरी तरह से पूरी हो जाएगी और पंचायतों के जो तीनों स्तर हैं वो पूरी तरह से रन करना शुरू कर देंगे। मिश्रा जी, आप शुरू करिए। जो घटनाक्रम हमने बताया है, जो चीजें हैं इस ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर के, पुराने भी तमाम से रिकॉर्ड है, तमाम से इतिहास। थोड़ी देर रुको, अभी बात कर रहे हैं। आप लोकतंत्र की हत्यारी डिबेट चल रही ना, है, तो कुछ ना कुछ आपके पास भी तथ्य होंगे। जो सुब्रत पाठक ने कहा है उनके बयान के समर्थन में कुछ तथ्य होंगे आपके पास में। तो हम जानना चाहेंगे कि जो लोकतंत्र की हत्या की है समाजवादी पार्टी ने, जो तमगा मिला है आपकी पार्टी को, जो संज्ञा मिली है आपकी पार्टी को, वो कहाँ तक सत्य है। सुब्रत पाठक जो सांसद हैं, बड़े सदन के सदस्य हैं, उन्होंने जब कहा है तो उनकी बात में कहीं ना कहीं तो सच्चाई होगी। अनिल मिश्रा जी। शेखर जी, सबसे पहले तो मैं ये बीच में आवाजें आ रही हैं, मैं सबसे पहले जो है वो इस बात की जो है वो अपने बधाई आपको दे रहा हूं। आज जो दौर चल रहा है, कई घटनाएं प्रकाश में आई हैं। लखनऊ में वरिष्ठ पत्रकार हैं और आप जानते भी होंगे प्रभात रंजन दीन जी, जिनकी कलम हमेशा सत्य के लिए चली। डेली न्यूज एक्टिविस्ट के भी प्रधान संपादक रहे, चौथी दुनिया के भी रहे। और कोविड-19 इस वक्त तो पत्रकारों को भी इस बात का खतरा है, भाई आवाज किसकी आ रही है, कहां से आ रही है। अब तो इस वक्त के ऊपर पत्रकारों को भी खतरा है कि कब कहां किसके खिलाफ FIR हो जाए, कब कहां किसके खिलाफ कौन सी कार्रवाई हो जाए। लेकिन एक बात मैं कहूंगा यहाँ पे कि आप जो है वो साहस के साथ इसको कर रहे हैं। और सुब्रत पाठक जी का जो बयान है, सुब्रत पाठक जी जो है वो सम्मानित अपने वो भी हैं, जनप्रतिनिधि भी हैं। और उसके साथ में भाई ये बहुत आवाजें आ रही बीच में, और उसके साथ में जो है वो अपने कहां से आ रही हैं बच्चों की आवाजें। खैर चलिए, आ रही है ना आप लोगों को भी? हाँ बिल्कुल भाई, डिस्टर्ब हो रहा है। ये पता नहीं कहां से आ रही आवाजें। या तो कोई अपने डिस्कनेक्ट करे। आजाद ग्रुप डिस्कनेक्ट हो गए क्या? बच्चे बोल रहे हैं अभी। हाँ खैर चलिए, शांति हुई, थोड़ी सी ध्यान दिया उन्होंने। तो माननीय सुब्रत पाठक जी के बयान पे क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करूं? क्या मैं ये कहूं कि आपका कैमरा झूठा है? क्या मैं कहूं कि पत्रकारों की कलम झूठी है? क्या मैं कहूं कि पत्रकारों ने और इस वक्त के ऊपर जो टीवी चैनल्स के ऊपर और अलग अलग जगह जो दृश्य प्रकाशित हुए हैं, जो चित्र सामने आए हैं, वो सब के सब झूठे हैं और सुब्रत पाठक जी सही हैं? ये स्वयं आपको अपने जो है पूरी बात का जवाब मिल गया होगा कि कहां पे कौन जो है वो अपने हत्यारी है और कहां पे कौन हत्यारी नहीं है। पिछला भी चुनाव देखा था आपने, और मैं समझता हूं शायद लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो हमारे पत्रकार साथी हैं, उनकी निगाह से और उनके कैमरे की निगाह से कोई भी बात जो है न तब बची थी और न अब बचेगी। हाँ, मैं एक बात जरूर कह दूंगा कि जब तवक्को ही उठ गई गालिब, क्यों किसी से गिला करे कोई। हम तो गिले ही नहीं कर रहे भारतीय जनता पार्टी से। अब इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हम जान रहे हैं कि आपके यहाँ कोई आवाज जो है सुनी ही नहीं जा रही है। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि पूरे प्रदेश में नंबर 1 तो ये कि खुलेआम जो है लोकतंत्र की हत्या करके बेशर्मी के साथ में जो है उसके पक्ष में कुछ ना कुछ अपने बयान दे करके और प्रदेश में पूरी मनमानी करने के बाद में एक काम तो किया है, आप सबको नकार देंगे, सबको झुटला देंगे, लेकिन पूरे विश्व में जो आप जो है वो अपने आप के जो आचरण और आपका जो व्यवहार और आपकी जो नीति सामने आई है, वो कहीं से आप पर्दा नहीं डाल पाओगे। ऐसे ही विश्व गुरु बनोगे, इसी तरीके से बन जाएंगे। चलिए, एक और सवाल मैं कर रहा हूं यहाँ पे। आंकड़ों की संख्या बल के ऊपर जो है वो आप मोमेंटो सजा लो घर में, लेकिन उसके बाद भी आज का इतिहास जो लिखा जा रहा है, इसमें आपका चेहरा एक बदनुमा दाग बन करके आ रहा है। जिले इलाही का बस इतना सा फसाना है, बस्ती भी जलानी है, मातम भी मनाना है। बड़े आराम से आप ये काम कर रहे हो इस वक्त के ऊपर। हाँ, लेकिन एक जो है वो चेतावनी हम और दे दें कि ताकत और तानाशाही का इस्तेमाल करके कभी कोई स्थायी नहीं रहा। शेखर जी, अत्याचार अन्याय जो है कौरवों का भी था,
रावण का भी था, लेकिन उसके बाद में भी लंका जली थी। और अगर उदाहरण देखना है तो मैं एक छोटी सी राय दे रहा हूं अपने भारतीय जनता पार्टी के मित्रों को। सन 60 के दशक में एक फिल्म आई थी मुगले आजम। अगर कोई आपत्ति ना हो तो चाहे उसका नाम बदल के ही आप उसको देख लो जाकर के, मुगले आजम नाम न रखना। उसमें जो है एक पूरी की पूरी सल्तनत का जो सर्वशक्तिशाली सम्राट था, उसका पूरा का पूरा ताकत बल एक अदद कनीज के सामने जो है वो बिल्कुल हार गया था। कनीज की सोच को और उसके व्यवहार को बदल नहीं पाया था। और यहाँ तो हम हिंदुस्तान में नागरिक है प्रजातंत्र के, उसमें हिंदुस्तान के बाकायदा नागरिक हैं, तो इसलिए जो है वो ये ज्यादा दिन तक आपका ही नहीं चलना है। एक बात और कहते हैं हम आपसे, बिल्कुल आखिरी बात अब मैं कहने जा रहा हूं, वरना तो यही होगा कि हम बोलते ही रहे हैं। एक बधाई स्वीकार कर लीजिए, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, दीनदयाल उपाध्याय जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इनकी जो आत्मा स्वर्ग में है वो आज वास्तव में कराह रही होगी। आज वास्तव में जो है वो अपने अफसोस में होगी, और इसलिए अफसोस में होगी कि जिन मूल्यों का और जिन जो है वो अपने, मैं एक ही शब्द में एक पंक्ति में अगर कह दूं कि जो चाल चरित्र और चेहरे की बात थी और जो आपके सुचिता और पारदर्शिता की बात थी, उसको जिस तरीके से घर को आग लग गई घर के चिराग से, उसका कोई दूसरा उदाहरण जो है वो विश्व में नहीं आया है। इसलिए हम एक बात कहेंगे, बिल्कुल साफ समझ लीजिए और खुल करके समझ लें भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी कि हादसे तो हर कदम पे हमारा हौसला बढ़ाते हैं, हमें जिद है तूफान की जद में घोंसला बनाते हैं। और एक बात बड़ा साफ सुन लीजिए कि जो हालात हैं उसमें जो है वो बिल्कुल साफ समझ लीजिए कि अभिमन्यु अभी जिंदा है, और इसलिए जिंदा है कि समाजवादी पार्टी के हजारों हजार कार्यकर्ता जो समाजवादी विचारधारा को समर्पित हैं, वो अभिमन्यु जो है हजारों हजार उत्तर प्रदेश में जिंदा हैं, और उनके साथ में जो है वो एक पूरी की पूरी सेना भी पांडवों की जिंदा है, जिसमें युधिष्ठिर भी हैं, अर्जुन भी है, नकुल भी हैं, सहदेव भी हैं और हजारों कार्यकर्ता हैं। इसलिए अब ये मुगालते में मत आइए, अभिमन्यु अभी जिंदा है और प्रदेश में जिंदा रहेगा। खालिद, देखिए शेखर जी, बड़ा अच्छी जो है बात रखी है ये यहाँ पर, और आपने जो भी अपने वक्तव्य में जो रखा कि लोकतंत्र की हत्या और हत्यारी समाजवादी पार्टी, केवल समाजवादी पार्टी नहीं, हर वो व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आवाज उठाना चाहे वो सब लोकतंत्र के हत्यारे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का अपना एक व्यक्तिगत लोकतंत्र है, शायद इनको ये लगता होगा कि उसकी हत्या होती है। अब अगर मैं सवाल के तौर पे रख दूंगा बात, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग, मुझे उम्मीद है कि इसी पर जवाब देंगे कि पहले तो आदरणीय उनके सांसद महोदय ने बोला कि समाजवादी पार्टी ने बहुत किया, हम उतना नहीं कर रहे। इसके लिए बधाई के पात्र हैं, वो ये मानते हैं कि समाजवादी पार्टी ने अपनी सरकार के समय ज्यादा ज्यादतियां करी थी, हम तो कम कर रहे हैं, उनके बयान से। दूसरी बात कि लोकतंत्र की हत्या की बात करते हैं जिनकी पार्टी की खुद की कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कि अभी आपने बताया उनके बड़े बड़े नेता आते रहे और परिवारवाद की राजनीति से दूर रहने की बात करते रहे, क्या हुआ, कहां गया इनका इंटरनल लोकतंत्र? अरे देश के लोकतंत्र को तब बचा पाएंगे भैया जब अपनी कही हुई बात पर रह पाएंगे। इसे अगर लोकतंत्र ना जोड़ के देखें तो इसे दोमुही राजनीति कही जाती है, समय के अनुसार व्यवस्थाओं के अनुसार बदल जाना। दूसरी बात कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात देखने को आई है कि लोकतंत्र की परिभाषा देते हैं और बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं। अरे साहब, एक छोटा सा जवाब दे दीजिए कि चुनाव के दिन आप तो हमेशा ये कहते रहते हैं कि आपके शासनकाल में भ्रष्टाचार मुक्त है। इससे बड़ा भ्रष्टाचार और क्या होगा, इससे बड़ा षड्यंत्र क्या होगा कि चुनाव के दिन जिसको पर्चा देने की जिम्मेदारी सौंपी गई है वही कुर्सी पर नहीं बैठा हुआ है। ये है आपका सुशासन, ये है आपकी व्यवस्था, ये भारतीय जनता पार्टी का नकारापन है। अभी तो मैं केवल आपकी व्यवस्था पे बोल रहा हूं, अब तो मैं एक चीज और बोलूंगा कि ये है लोकतंत्र और ये है चुनाव आयोग की निष्पक्षता कि गैर भाजपा के प्रत्याशियों को नामांकन पत्र नहीं मिल रहे हैं, उनको वहां धरना देना पड़ रहा है। अरे साहब, किस लोकतंत्र की बात कर रहे हैं? क्या सपने में बनाया है कोई लोकतंत्र? क्योंकि इस देश के लोकतंत्र में ये व्यवस्था तो पहले कभी नहीं देखने को मिली। क्योंकि अगर ऐसी स्थिति होती तो अटल जी की सरकार एक वोट पर नहीं जाती, वो भी यही कहीं ना कहीं मांडवाली कर रहे होते आप लोगों के तरीके से। तो अभी आदरणीय समाजवादी पार्टी प्रवक्ता ने बहुत अच्छी बात कही, वो जहां पे भी होंगे तो कहीं ना कहीं सोच रहे होंगे कि इन लोगों के लिए हमने पार्टी के सिद्धांत बनाए थे जो तोड़ मरोड़ के आज व्यवस्थाओं को जारी कर रहे हैं, बना रहे हैं। और एक बात मैं और पूछूंगा इन सब बातों के साथ, एक बात मुझे और भी रखनी है यहाँ पर
कि भाई जब आपको हर जगह जीतना ही है, हर जगह आपको सरकार का जो है प्रशासन का सहयोग मिलता ही है, नहीं होता तो आप मुकदमे दायर करा देते हैं, मुकदमे दर्ज करा देते हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि 7 में से 5 क्यों लड़ाए? 7 में से 5 लड़ा रहे हैं आप, क्या आप ये बताना चाहेंगे क्या भारतीय जनता पार्टी इतनी कमजोर पार्टी है कि 7 प्रत्याशी पूरे नहीं लड़ा पाई? या ये कहेंगे कि जो वर्तमान में जिला पंचायत अध्यक्षा बनी हैं, ये 2 सीटें उनके प्रभाव की हैं, जिसके आगे भारतीय जनता पार्टी नतमस्तक हो गई है? आखिर क्या कारण है? क्या भारतीय जनता पार्टी का कैडर कमजोर है? खुल के बताइए, मोहम्मदाबाद और नवाबगंज में आपने प्रत्याशी क्यों नहीं बनाए? और दुर्भाग्य तो उन नेताओं का है, उन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का है जो कहीं ना कहीं ब्लॉक की राजनीति करना चाह रहे थे। लेकिन होता क्या है कि एसी कमरों में बैठ के निर्णय लिया जाता है और कार्यकर्ता को कुचल दिया जाता है। मोहम्मदाबाद और नवाबगंज में जो आपका भी एक समीकरण बना है, क्योंकि देखिए भारतीय जनता, मैं नहीं मानता है भारतीय जनता पार्टी की जिला पंचायत अध्यक्षी भी है, यहाँ पे भी आपने समर्थन दिया था गैर भाजपाई प्रत्याशी को। तो अब आप स्थिति देख रहे हैं कि 2 ब्लॉकों में आप प्रत्याशी लाने की ताकत नहीं रखते हैं। किस लोकतंत्र की बात करते हैं भैया? बताइए, जवाब दीजिए इस बात पर। जी भाई साहब, जल्दी शुरू करो, खालिद के बाद मैंने लिए। भारतीय जनता पार्टी के सांसद माननीय सुब्रत पाठक जी ने जो कहा है आज अपने बयान में कि समाजवादी ने तुमने जो किया मैं उससे कम ही कर रहा हूं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप भी उन्हीं के रास्ते पे चल रहे हैं। दूसरी बात, जो छिबरा मुंह में आज नंगा नाच हुआ, पुलिस प्रशासन के सामने जो समाजवादी पार्टी का नामांकन पत्र लेके छीन लिया गया, इससे ज्यादा और हत्या क्या लोकतंत्र की होगी? खत्म कर देना चाहिए चुनाव को, सीधा सीधा बोल देना चाहिए था कि 12 तारीख को फला व्यक्ति चला है और उसको शपथ दिलाई जाएगी। क्यों ये चुनाव की प्रक्रिया कर रहे हो, खर्चा कर रहे हो, जनता का टाइम बर्बाद कर रहे हो? तो ये सब चीजें नहीं होना चाहिए। सीधे सीधे चुनाव आयोग को भारतीय जनता पार्टी से लिस्ट ले लेनी चाहिए थी कि कौन से ब्लॉक में किसको 12 तारीख को शपथ दिलानी है। दूसरी बात, जो भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशी नहीं ढूंढ पाई, 7 सत्ता में होते हुए 7 ब्लॉकों में सिर्फ 5 ही प्रत्याशी की घोषणा कर पाई, तो वो क्या पार्टी क्या माना जाए? दूसरी बात, जितने भी प्रत्याशी इनके घोषित हुए, ये कहीं ना कहीं नेताओं के रिश्तेदार या कोई खास समर्थक हैं। इनके पास आम आदमी इनकी पार्टी से कोई आवेदन करने वाला नहीं था, लड़ने वाला नहीं था। मजबूरी में इनको नेताओं के, भारतीय जनता पार्टी के रिश्तेदारों को टिकट देनी पड़ी, अन्यथा इनके साथ कोई नहीं आना चाहता है। दूसरी बात, ये जो लोकतंत्र की हत्या की बात करते हैं, मैं अपनी बात थोड़ी सी पूरी कर लूं कि कांग्रेस सरकार सबसे पहले जब नेहरू जी ने गठन किया था मंत्रिमंडल का, तो इनके सबसे बड़े नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को कश्मीर मामलों का मंत्री बनाया था। आज ये उस लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, ये विपक्ष को चुनाव लड़ने नहीं दे रहे हैं। अरे किस बात की आप लोकतंत्र की दुहाई देते हैं? पूरा खत्म कर दिया आपने लोकतंत्र। शेखर भाई, आज जो है घटनाक्रम ब्लॉक रुकी को लेकर चला, तो मैं तो 2 बात कहूंगा कि आज मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यालय में बैठ के 3 भाइयों का बंटवारा कर दिया है, जिसमें उन्होंने 5 स्वयं ले ली हैं, 1 हमको दे दी है और 1 बसपा को दे दी है, और कई सब लोग संतुष्ट रहो और लड़ाई मत लड़ो। एक तो ये मुझे ऐसा लग रहा है ये गेम हो गया है। दूसरी बात कि जो संविधान व्यवस्था हुई थी, लोकतंत्र की बात हुई थी, ये तो अब बेमानी है इस पर चर्चा करना, क्योंकि जो आता है उस कुर्सी को पाने के लिए, चाहे संविधान हो चाहे लोग, उसे कुचलने में कोई हिचक उसे नहीं रह गई है। सब ये कहते हैं और उन्होंने कहा तो हम भी करेंगे। अरे हम चोरी करें, तुम चोरी तो मत करो भाई, तुम तो साहूकार बने रहो। तुम हमारे साथ, हाँ, तो गंगा जी में क्यों नारे डाल ही रहे हैं? तो ऐसा मत करो भाई मेरे। आपका चाल चरित्र, आपका अनुशासन, और आप तो बहुत ही ड्रिले और गंगा में नहाए हुए गंगा माता गैया को मानने वाले लोग हो।
और भगवान राम की आज भगवान राम को भी बड़ा बुरा लग रहा होगा कि कैसे ये हमारे भक्त हैं जो है इस बेईमानी पे और उस पे उतर आए हैं, आए पेपर छीन रहे हैं, किसी को डालने नहीं देंगे, किसी को जीतने नहीं देंगे। ये सब चीजें जो हैं बड़ी अच्छी कभी कभी लगती हैं और हंसी भी आती है कि देखो ये लोकतंत्र में क्या हो रहा है। और कल देखिए आप, शायद ही मेरी समझ से परसों 10 तारीख को 7 सीटों पर निर्विरोध चुनाव संभव हो जाएगा। मैं तो सरकार से, कोई भी सरकार हो, और मैं राष्ट्रपति महोदय से इस बुलेटिन के माध्यम से मांग करता हूं कि ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत के चुनाव बंद होने चाहिए, या जो सत्ता में हो उसे पूरा यह अधिकार मिलना चाहिए कि वो अपने नॉमिनेट कर दे और वहां बैठे। इससे क्या है, एक तो भ्रष्टाचार को बहुत बढ़ावा मिल रहा है, दूसरी बात वैमनस्यता बहुत बढ़ रही है, कटुता बहुत बढ़ रही है, जो कार्यकर्ता साथ में उसकी बुरी दशा होती है। और जो है इन सब, और आप सोचिए कोई छिपा है, करोड़ों रुपए का खेल हो रहा है, करोड़ रुपया आएगा कहां से? सरकार का धन आएगा, उसी में बंदर बांट होगा। अधिकारी अपने स्तर से गिर रहा है। हमने उसे ड्यूटी पे बिठाया कि तुम नामांकन बांटो, वो 2 घंटे पहले ही भाग गया। ले लो, अब क्या लोगे है? और कहीं ऐसा हो रहा है कि हम खरीद रहे तो वहां छीना झपटी हो रही। इसलिए इस व्यवस्था को बदलना चाहिए। बाबा जी का ठल्लू विकासी ले लो। भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैंने अपने सभी साथियों को सुना। एक बात तो मुझे स्पष्ट नजर आ गई, जो मैं हमेशा से अपनी डिबेट में कहता हूं कि सत्ता जाने के बाद कांग्रेस और सपा के लोगों ने बड़ा अध्यात्म का अध्ययन किया है और बड़े सात्विक हो गए हैं। जैसे 100 चूहा खा के बिल्ली हज को चली, तो इतना ज्ञान बांट रहे हैं, आज मेरी आंखों से आंसू क्यों नहीं निकल आए। इन सबका ये हृदय परिवर्तन देख के मेरी आंखों में आंसू आ गए। इतना बड़ा हृदय परिवर्तन तो शायद जो है वो नहीं, मरा मरा कहते वो डाकू जो है, वो अंगुली माल जो है, वो कालिदास बन गए। तो मुझे तो लगता है कि इन्हें उसकी संज्ञा इन सारे दलों को मिलनी चाहिए। खैर कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन कहीं धोखे से सत्ता अगर इनके हाथ में आ गई तो ये घड़ियाली आंसू कब जनता की आंखों में बहने लगेंगे, ये उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता अच्छे से जानती है कि जब तक सत्ता नहीं है ये तब तक घड़ियाली आंसू बहाए जा रहे हैं। जब एक बार सत्ता की कुर्सी पे बैठ जाएंगे तो ये घड़ियाली आंसू जनता को रुलाया जाएगा, इस जनता का खून चूस लिया जाएगा। दूसरा, सुब्रत पाठक जी का विषय आया। सुब्रत पाठक जी को लेकर के जो सुब्रत पाठक जी ने बयान दिया है, मुझे लगता है थोड़ा सा और स्पष्ट करने की जरूरत है, क्योंकि वो भुक्तभोगी हैं समाजवादी पार्टी के कठोर अत्याचार के। आपको याद होगा, उन्होंने बाकायदा बयान जारी करके इस विषय पर स्पष्ट किया था कि रात के 12 बजे मेरी पत्नी के बेडरूम में उस कन्नौज का इंस्पेक्टर जाके खड़ा होता है। ये था समाजवादी पार्टी का समाजवाद, जो एक महिला के बेडरूम में जाके खड़ा होता था इंस्पेक्टर। ऐसी सरकारें चलाई हैं समाजवादी पार्टी ने, मुझे बताने की जरूरत नहीं। आज लोकतंत्र की दुहाई दी जा रही है, पूछे बहन मायावती से कि लोकतंत्र की हत्यारी समाजवादी पार्टी ने क्या किया था उनके साथ। पूरा उत्तर प्रदेश गवाह है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तभी तो मैं ये प्रवचन सुन के द्रवित हो गया कि चलिए अच्छा हुआ कि सरकार आने के बाद कुछ तो इनमें परिवर्तन आया समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों में। वरना कांग्रेस को भी याद होगा कि कैसे एक प्रधानमंत्री का आईएएस सचिव संसदीय क्षेत्र में उनका पोलिंग एजेंट बनता है, और जिसको लेकर के देश के न्यायालय ने प्रधानमंत्री का, ये भी एक काला अध्याय है, प्रधानमंत्री का निर्वाचन रद्द कर दिया था। तो लोकतंत्र के शोभायमान प्रतिबिंब स्थापित किए कांग्रेस और सपा ने, जिनका ढिंढोरा पूरा देश पीटेगा। इनके पास कुछ नहीं बचा है, ये हमाम तक नंगे हैं, ये सरकार में नहीं है, इसलिए अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे भी सत्ता इनके हाथ में आ जाए, इसके इतर कुछ भी नहीं है। अभी यहाँ पर एक पत्रकार साथी के ऊपर करने को लेकर के एक प्रवक्ता ने बयान दिया। मुझे लगता है राममूर्ति वर्मा जी ने जिस पत्रकार को जलाया था, वो पत्रकार वो राममूर्ति वर्मा शायद समाजवादी पार्टी के नहीं रहे होंगे, और वो शायद पत्रकार भी पत्रकार नहीं रहे होंगे, तो या तो याद नहीं होगा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के कि ऐसे विषय उनकी सरकारों में तो आम हुआ करते थे। यहाँ मुकदमे लगते हैं, वहां जला दिया जाया करते थे पत्रकार, मुकदमों की नौबत नहीं आती थी। समाजवादी पार्टी की सरकार में जला दिए जाते थे पत्रकार, तो ये याद कर लें। दूसरा एक विषय रखा गया कांग्रेस के द्वारा आइडियोलॉजी का।
बहुत बढ़िया और बड़ा संजीदगा विषय रखा गया। मैं फिर वही बातें दोहराऊं, उनमें जाने की जरूरत नहीं है। मैं आइडियोलॉजी पे आपको स्पष्ट कर देता हूं कि देश में पहली अंतरिम सरकार बनी जिसमें सारे लोग जो आजादी के समय जितने भी नेता और लोग क्रांतिकारी लोग सक्रिय थे उन सबको मिला के कैबिनेट बनाई गई, और उसका श्रेय कौन लेता है? कांग्रेस लेती है। आइडियोलॉजी का आप व्यवस्था समझिए कि देश में प्रधानमंत्री राहत कोष बनता है और उसका अध्यक्ष कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, ना कि देश का प्रधानमंत्री। आप स्थिति समझने का प्रयास करिए, कांग्रेस के लाभ लेने का प्रयास। ये थी कांग्रेस की आइडियोलॉजी कि एक मंत्री कहता है कि साहब मैं मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दूंगा, भारत रत्न नहीं लूंगा, मैं खुद को कैसे भारत रत्न रिकमेंड कर सकता हूँ पद पर रहते हुए मैं खुद को कैसे भारत रत्न रिकमेंड करता हूँ। लेकिन नेहरू जी प्रधानमंत्री रहते हुए खुद को भारत रत्न रिकमेंड करते हैं। ऐसी आइडियोलॉजी का कांग्रेस। भाई साहब मेरी थोड़ा विषय और रह गया, थोड़ा सा विषय दूसरा, लोहिया जी की आत्मा को स्वर्ग में दीनदयाल जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आत्मा को लेकर के बड़ा कुठाराघात किया गया। मुझे लगता है कि इन लोगों को थोड़ा किनारे रख दिया जाता, ये सभी के पूजनीय लोग हैं, तो मुझे लगता है कि थोड़ा मर्यादा बनी रहती। लेकिन लोहिया जी को बड़ा हर्ष हुआ होगा उस दिन, जिस दिन बहन मायावती को जो है चीरहरण किया गया था, उस दिन लोहिया जी बड़े प्रफुल्लित हुए होंगे, है ना। अभी उन्हीं के सुर में सुर कांग्रेस ने भी मिला दिया कि साहब बड़ा जो है वो आत्मा बड़ी द्रवित हो गई। उनकी एकदम से समाजवादी पार्टी का साथ उन्हें पुराना निभाने की आदत है। लेकिन मुझे लगता है कि वो भूल गए कि स्वर्गीय गांधी जी ने ये कहा था कि जिस कांग्रेस उधार की कांग्रेस लेकर के जो कांग्रेस राजनीति कर रही है, उस कांग्रेस का नाम खत्म कर दीजिए, वो कांग्रेस बंद कर दीजिए, उस कांग्रेस को खत्म कर दिया जाए। ये स्वयं महात्मा गांधी जी ने, देश के राष्ट्रपिता ने कहा था। लेकिन अब थोटी लालच और थोटी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए नेहरू जी आज भी उधार की ली हुई कांग्रेस से राजनीति कर रहे हैं। मुझे लगता है इन सब कोई जवाब देगा, इधर उधर की बातें करेंगे सब। जी भाई साहब, देखिए लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए। सबसे बड़ा दर्द इन लोगों को है कि 2 क्यों छोड़ दिए, 5 क्यों घोषित किए। हम ये कहते हैं कि आपने तो अभी एक भी घोषित नहीं किया। जिला पंचायत में आपने क्यों छोड़ दिए थे समाजवादी पार्टी के लोगों ने, वो अपना आप बता दीजिए। दूसरी बात, बड़ा तरस आ रहा है इन लोगों पे कि भारतीय जनता पार्टी को घसीट रहे हैं, चुनाव करा रहा है निर्वाचन आयोग। आपके पास इस समय एंड्रॉइड मोबाइल है, आपके पास ईमेल है, आपके पास दूसरी चीजें हैं, आप उन चीजों का प्रयोग नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी को कोसने में लगे हुए हैं कि वो वीडियो नहीं बैठा, वो पर्चा नहीं बेच रहा है। और फिर नामांकन पत्र तो कल भी बिछे थे, नामांकन पत्र आज भी बिछे हैं, नामांकन पत्र कल भी बिछेंगे। आप ये आरोप लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी पर। भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं करा रही, चुनाव करा रहा है निर्वाचन आयोग। आपको जो है ऐसा लगता है कि आपका कुछ रह नहीं गया है, इसलिए आप लगातार एक ही बात कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये कर रही है, भारतीय जनता पार्टी वो कर रही है। हम तो अपनी प्रत्याशी उतार रहे हैं। आपको नामांकन नहीं मिला, निर्वाचन आयोग से शिकायत करिए, जिलाधिकारी से शिकायत करिए, जिला निर्वाचन अधिकारी शिकायत करिए। आपको नामांकन पत्र क्यों नहीं मिल रहा है, उसका जवाब देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने किसी से मना नहीं किया कि नामांकन, डरने वाले नहीं है, हम लड़ने वाले। हमने कहा था हम 65+ जाएंगे और आप रोते रहे, 65+ चले गए। पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बिखर गई, पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बागी हो गई और भारतीय जनता पार्टी ने 65 लोगों को जिला पंचायत की अध्यक्ष की कुर्सी पर विराजमान कर दिया। और आपके पास अब कुछ रह नहीं गया है जनता के बीच में, इसीलिए आप ऐसी बात करते हैं। बिलासपुर के चुनाव में भी आप देख लीजिएगा, आप कहीं स्टैंड नहीं करते। अब कांग्रेस के बंधुओं से तो निवेदन है कि धरातल पर आने की कोशिश करिए, हवा उड़ना बंद कर दीजिए और समाजवादी पार्टी के साइकिल के कैरियर पर बैठना बंद कर दीजिए। जब तक आप उनके कैरियर पर बैठेंगे तब तक कांग्रेस का हाल यही रहेगा कि आप ना नीचे रहेंगे ना ऊपर रहेंगे। इसलिए आप भी अपना धरातल कहीं बनाना कोशिश कर दीजिएगा। समाजवादी पार्टी तो अलविदा हो रही है, हो सकता है कि कैरियर पर बैठकर आप भी ना कहीं ढूंढने में। इसलिए चुनाव लड़िए, नामांकन पत्र मिलेगा, नहीं मिलेगा शिकायत करिए, जरूर मिलेगा, आपको मौका मिलेगा।
लेकिन आपको जनता छोड़ चुकी है, आपके पास कुछ नहीं है। आप ये जरूर तय मानिए, हमने तो जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में खुली छूट दे दी थी। क्यों आपके 12 रह गए, क्यों हमारे 18 हो गए? हमने किसको रोका वोट डालने के लिए? आप अपने 17 वोट लेकर के आए, आप 12 वोट लेकर के आए, आपके 12 वोट पड़ गए। आप 20 लेके आते, आपके 20 पड़ जाते। किसको रोक लिया गया, किसको पकड़ लिया गया? किसी को नहीं पकड़ा जा रहा। तब सबको खुली छूट है कि आप इस लोकतंत्र में चुनाव लड़िए और सामने आइए। भारतीय जनता पार्टी किसी से डरने वाली नहीं है, ना ही कोई घुसने वाली है, ना शासकता के साथ चलने वाली है। जैसा पहले लड़ती रही 2 से हम 300 हो गए, इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी स्तरीय पंचायत चुनाव में जनता हमारा साथ दे रही है और हम आगे जीतेंगे, आगे आएंगे। हाँ भाई जी, इजाजत है? हाँ शेखर जी, बहुत सी बातें तो वही आ गई रटी रटाई जो भारतीय जनता पार्टी ने एक ट्रेनिंग दी है अपने सभी लोगों को। विकास का कोई दोष नहीं, डॉक्टर साहब का कोई दोष नहीं, जो वहां से सिखाया गया है वो बोलना है। हाँ, एक बात जरूर कहेंगे हम कि ये जो पूरा का पूरा जो है वो अपने टीवी चैनल के माध्यम से हम लोगों ने देखा और पूरी दुनिया ने देखा और दुनिया ने लोकतंत्र की हत्या होते हुए देखी। ये अपराध क्या है? क्या अगर देश की छवि को आपने पूरी दुनिया के सामने खंडित किया तो ये देशद्रोह का अपराध नहीं है? कभी आप जब अपनी आत्मा में झांकेंगे, गिरेबान में झांकेंगे, तो आप कहेंगे कि हाँ, हम देशद्रोही हैं। और मुझे पूरी सहानुभूति है विकास के आंसुओं से। इसलिए सहानुभूति है, विकास की आंख में आंसू आ गए, बड़ा करुणा के उसमें। एक शायर ने कहा है कि आंसू गिरा जो आंख से तो दिल ने यूं कहा। डॉक्टर साहब, मुकेश जी आप समझेंगे, अप्रिशिएट करेंगे विकास भाई। आंसू गिरा जो आंख से तो दिल ने यूं कहा, या रब कोई गिरे न किसी की निगाह से। तो जो तुम्हारे एक्ट है, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्य है, जो आचरण रहा, जो दुनिया ने टीवी चैनल्स पे देखा, या रब कोई गिरे न किसी की निगाह से। और कांग्रेस को खत्म करने की बात कही थी, वो कांग्रेस का अपना विचार है जिसके ऊपर वो जवाब देंगे। लेकिन हम एक बात और कहेंगे, क्योंकि वो सामयिक बात है और कहना जरूरी है, वहां भी हिंसा का सहारा लिया गया था। और मैं साफ कह रहा हूं कि आज के दौर में चाहे कोई पत्रकार हो और चाहे डिबेट में भाग लेने वाले लोग हों, जिस वक्त पे किसी भी परिस्थिति में FIR से लेकर के और हिंसा के किसी भी माध्यम का सामना करने के लिए तैयार रहें। गांधी जी ने कहा था कांग्रेस खत्म कर दो, आपने गांधी जी को खत्म कर दिया, आप गोडसे को मानने लगे। तो देखिए जरा सा। और जहां तक लोकप्रियता का सवाल है, आज रिश्तेदारों को टिकट दी गई है, लेकिन मैं 2 उदाहरण दूंगा अपने सम्मानित जो है वो राजनीतिक साथियों से मैं कहते हुए। अमर सिंह खट्रिक जी बहुत अच्छे मित्र हैं मेरे सर, हम लोग बैठते हैं साथ साथ मीटिंग्स में। उनके लड़के ने चुनाव लड़ा था बरझाला से, अनिल भाई को भी मालूम होगा, और हार गया। और विधायक के पुत्र जो है वो चुनाव हार गए उसी गांव में जहां विधायक रहने वाले थे। ऐसे ही कुछ सांसद जी के साथ हुआ था, बाद में एक बयान भी आया था कि उसने लड़के ने बताया नहीं था या भतीजे ने, और वो अपने आप जो है नामांकन दाखिल कर गया था। तो जरा अपने में भी झांक करके देखिए। आप एक उदाहरण दे देते हो सुब्रत पाठक जी का, यहाँ 20 उदाहरण हैं कि जिसमें कि जिस तरीके से पूरी मशीनरी इस्तेमाल हुई और पूरी दुनिया देख रही है। हाँ देखिए, मैं ज्यादा कुछ तो नहीं बोलूंगा, लेकिन एक बात बड़ा सुनने में मुझे अच्छी लगी कि भारतीय जनता पार्टी के 2 आदरणीय प्रवक्ता बैठे हैं। एक प्रवक्ता को इस चुनाव के हालातों का पूरा अंदाजा है, इस वजह से अब वो बोलना नहीं चाह रहे, उन्हें मालूम है कि बोलेंगे तो लाज आएगी कहीं ना कहीं। इस वजह से वो और पार्टियों की आइडियोलॉजी पे जा रहे हैं, इतिहास पर जा रहे हैं, वो उस पर बोलना नहीं चाह रहे। और दूसरे आदरणीय प्रवक्ता को इस चुनाव के बारे में कुछ भी मालूम ही नहीं है, वो इस पर कहीं ना कहीं अपना वक्तव्य दे रहे हैं। और मैं उन्हीं के वक्तव्य से जोड़ के उनसे पूछता हूं कि मान्यवर, आपने कहा पर्चे नहीं मिल रहे, शिकायत करो। किससे शिकायत करो साहब? 1 दिन का समय होता है पर्चे मिलने का, किससे शिकायत करी जाए? आप ये कहते हैं, अब सुन लीजिए मान्यवर, सुन लीजिए, अरे मान्यवर सुन तो लीजिए, अरे सुन तो लीजिए, तो पहला आरोप है भाई साहब, अरे ज्यादा सुन तो लीजिए, सुनिए तो फिर आप बोलिएगा। मैं ये पूछ रहा हूं, अगर वो अधिकारी आज चुनाव के दिन अपनी ड्यूटी पर नहीं बैठता है, क्या यही आपने सरकार चलाई है? क्या यही आपका सुशासन है? इस पर आप कुछ नहीं बोलेंगे। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, दूसरी बात आप ये कह रहे हैं हम धरातल पे हैं। बहुत खुशी की बात है हम धरातल पर हैं, तभी तो आपको इंगित कर रहे हैं।
कि साहब ये स्थिति जो आप देख रहे हैं। और देखिए एक चीज खूब समझ लीजिए, जो नजर मिलाकर लड़ नहीं सकते हैं ना, जो नजर मिलाकर लड़ नहीं सकते हैं, आज देखने में साफ पता चल रहा है कि वो आंख बचाकर चोरी से सत्ता हासिल कर रहे हैं। क्योंकि 4 से 18 कर लिए, ये भी कहीं ना कहीं सेटलमेंट था, व्यवस्थाएं थी। और दूसरा ब्लॉक के चुनाव में देखने को मिल रहा है भाई, भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रत्याशी को लड़ाया उसे अब तक भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं करा पाई। काहे की मजबूत पार्टी है भाई। तो देखिए चुनाव को जो इस समय दृष्टिकोण देखने को मिल रहा है उस पर बताइए तो ज्यादा बेहतर है। जी भाई एक मिनट शेखर भाई, मैं एक बात केवल कहूंगा, हमारे जो प्राचार्य जी है, मैं एक बात उनसे पूछना चाहता हूँ कि प्राचार्य जी जैसे आप कुर्सी पर हैं, कोई लड़का शिकायत लेकर आया कि साहब जो है वो हमें बहुत परेशान मार रहा है, आप कहेंगे क्लास टीचर के पास जाओ, हम वो देखेंगे। क्लास टीचर के पास वो गया, उसने कहा अरे जाओ विषय अध्यापक के पास चले जाओ, यहाँ चले आते हो। और जब वो विषय अध्यापक के पास गया तो वो और जब उसने कहा अरे जाओ अपने माँ बाप से कहो जाके यार यहाँ तुम चले आए लड़ाई लेके, वही यहाँ पर हो रहा है कि जो जिस कुर्सी पर बैठा है वो अपने को आगे बढ़ाए चला जा रहा है, कोई कुछ करने ही नहीं चाह रहा, अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा, वो कह रहा हो कैसे कहा जाएगा। शेखर जी एक सेंटेंस, एक वाक्य, एक बात मैं कहूंगा। शेखर जी केवल एक वाक्य अगर आप लोग इजाजत दे दें। मोहे आई तनिक न लाज, मैं इतना झूम के नाची आज कि घुंघरू टूट गए। मोहे आई तनिक न लाज। बस अब जैसे भाजपा के प्रवक्ता जी हमारे गुरुजी ने कहा है कि चुनाव आयोग कराता है, तो चुनाव आयोग क्या भारतीय जनता पार्टी के टाइम चुनाव करा रहा है? समाजवादी पार्टी के टाइम चुनाव क्या समाजवादी पार्टी करा रही थी? जो आपके सुब्रत पाठक जी का बयान है, उन्होंने कहा है कि मेरे सांसद के चुनाव में पर्चा नहीं दाखिल करने दिया गया, तब चुनाव आयोग कहाँ था? तो शिकायत करते तब चुनाव आयोग से। आप सीधा समाजवादी पे इल्जाम लगा रहे, आप सीधा इल्जाम लगा रहे समाजवादी पार्टी पे, और आपके ऊपर आई तब आप चुनाव आयोग पे डाले, प्रताप सिंह जो रिटायर्ड अधिकारी मसनद है, कल नहीं होंगे, किराए का मकान है, जाति मकान नहीं है, भाई साहब से पूछ लीजिए। एक वोट से जनता ने निकाल के फेंक दिया, आपको भी इसमें फेंक देगी जनता। प्रताप सिंह और अमिताभ ठाकुर ये दो ऐसे आईएएस अधिकारी हैं जिन्होंने तीनों लोगों के संग काम किया है, मायावती, अखिलेश जी, मुलायम सिंह, और तीनों की जगह पे उनको जो है काम करने में उन्होंने अपनी आवाज उठाई और उन्होंने कहा है, तो प्रताप सिंह ने चैनलों पे कहा है कि हम जो है वो अपने 95 में थे, जहां जिलाधिकारी एक वोट से जिला पंचायत का अध्यक्ष जो है हारा था समाजवादी पार्टी का, माननीय मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे, लेकिन मुझसे ये नहीं कहा गया कि इसको जिताओ। ये उदाहरण आपके चैनल पे है, नेट पे जाओ, पढ़ो, जरा सा देखो और समझो कि दुनिया बहुत बड़ी। भाई साहब मुझे समाजवादी पार्टी के चारों प्रवक्ताओं का ये भरत मिलाप देखकर बड़ी हैरानी नहीं हो रही है। मुझे हमेशा से नहीं, पांचवें आप भी आ जाओ अगर आपको जब जवाब देते नहीं बनता है तो सब एक हो गए, पूरा तकलीफ हो गई। वाह भाई वाह, बैठना भी आप मुकेश जी विकास जी, जब गांव में डकैती पड़ती है तो पूरा गांव जाता है, ये संस्कृति हमें सिखाई गई। गांव में डकैती पड़े तो ये मत देखो कि ये कौन है, पूरा गांव जाके उन डकैतों के पीछे पड़ जाओ। गांव में अब लोग देश में डकैती पड़ रही है, तो पीछे अपने डकैत भेज दिए डकैती डालने। ऐसी परिपाटी चल सकती है ना कांग्रेस और सपा मिलकर, अपने ही लोग भेज देते सिखाएंगे, हमारी पार्टी संस्कार सिखाएगी, वही तो बोलेंगे भाषा कर्मणा। अगर सुना परंपरा को आप लोगों ने डाला है, मैं उसका मैं आप सबकी स्वागत करूंगा। अगली बार बैठ जाइएगा, उसी परंपरा में आ जाइएगा, स्वागत है आपका। लोग आप भी विपक्ष में बैठ जाइएगा लोकतंत्र में। समाज आप प्रत्याशी बनिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं, आ जाइए। आपसे शर्माते रखिए, हमारे देखिए समझने का प्रयास करिए,
हम जनता के हत्यारे नहीं है, हम हत्यारों के हत्यारे हैं। और ये लिख लीजिए आप, जो लोकतंत्र के हत्यारे हैं हम उनके हत्यारे हैं, हम जनता के नहीं है। यही बात कही गई थी, सुनो, भारतीय जनता पार्टी इमरजेंसी के बाद ये बात कही गई थी, इंदिरा गांधी तक हार की 85 सीट चली गई थी। तुम मुगालते में बने रहो, तुम्हें समझाते नहीं, अपनी ताकत का अव्यय नहीं करेंगे, बिल्कुल मुगालते में रहिए। लेकिन ये समझिए यहाँ डिबेट में सब बराबर है। अब कोई बड़ा है न छोटा है, वैसी भाषा बोली जाएगी, वैसी भाषा बोली जाएगी। ठीक है मिश्रा, चलिए आज की कुछ, हाँ मुकेश जी बोल रहे कुछ, हाँ बताइए। ये कह रहे भाई साहब, अपने मित्रों से कहना चाहते हैं कि इधर उधर की बात न करके नामांकन पत्र खरीदिए, कल भी बिकेगा और मैदान में आइएगा। भारतीय जनता पार्टी आपको नहीं रोक रही कहीं। एक बात आपको रहना पड़ेगा ब्लॉक पे, मान्यवर आपको ब्लॉक पे रहना पड़ेगा। एक आखिरी बात, चुनौती है कि आप ब्लॉकों में जीत करके दिखाइए। हमने तो छोड़ दिए हैं, आप ब्लॉक पर पहुंचिए तो छोड़ दिए। आखिरी बात सुन लीजिए, भी लड़िए। और चलिए आज की बुलेटिन की बहस को यही समाप्त कर रहे हैं। आज की इस बहस में भाग लेने के लिए डॉक्टर मुकेश सिंह जी का, अनिल मिश्रा जी का, अनिल गंगवार जी का, विकास का, शुभम तिवारी का और खालिद उस्मानी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल फिर मिलेंगे एक नई शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ तब रात्रि। तक के लिए इजाजत दीजिए, शुभ रात्रि। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, यही आपसे निवेदन है। धन्यवाद।